हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुहू ऑनलाइन क्लासेज में। पिछले वीडियो के अंतर्गत आपने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा जो भाषण है सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें, उसको 4 भागों में पढ़ा समझा। आज इस वीडियो में मैं उन चारों भागों को इस वीडियो में प्रस्तुत कर रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुने और समझें। परीक्षा की दृष्टि से जो बातें बताई जाएगी वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो प्रत्येक बात पर ध्यान दें। तो देखिए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अपने भाषण में ये बताया कि हमारे देश में प्रजातंत्र को चुना गया, यानी विश्व की सभी जो व्यवस्थाएं हैं उनका अध्ययन करने के बाद में हमें लगा कि प्रजातंत्र जो है हमारे लिए सबसे उपयुक्त रहेगा, तो हमने जो है प्रजातंत्र को चुना। लेकिन आज़ादी के 17 साल बीत जाने के बाद भी आज भी हमारे देश में प्रजातंत्रवाद नहीं है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इस बात को समझ गए कि हमने प्रजातंत्र तो चुन लिया लेकिन प्रजातंत्र को समझ नहीं पाए हैं, तो उन्होंने इसके सफल संचालन के लिए, इसकी सुदृढ़ता के लिए कुछ आवश्यक बातें बताई हैं। उन्होंने अपने भाषण में ये भी बताया कि विश्व के अनेक ऐसे देश हैं जहाँ लोकतंत्र है, वहाँ लोकतंत्र सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है, तो हमें उनसे स्वस्थ परंपराओं को ग्रहण करना चाहिए, उनको अपनाना चाहिए। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जो प्रजातंत्र के लिए जो पहली जो शर्त बताई, ध्यानपूर्वक सुने समझे। पहली जो शर्त बताई उन्होंने वो ये बताई कि सत्तारूढ़, यानी जो दल शासन व्यवस्था में है, सत्तारूढ़ प्रत्येक 5वें वर्ष जनता के पास जाकर पूछे कि क्या उनकी सम्मति में वे इस योग्य हैं कि उन्हें दोबारा सत्तारूढ़ रहने दिया जाए। प्रत्येक 5वें वर्ष सत्तारूढ़ दल को जनता के पास जाना चाहिए, जनता से पूछना चाहिए कि क्या हम इस योग्य हैं कि हम दोबारा सत्ता में रह सकें और आपके हितों का संरक्षण कर सकें। यदि वे ऐसा करते हैं तो प्रजातंत्र जरूर सफल होगा। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो प्रजातंत्र की सफलता के लिए यह बेहद ज़रूरी है कि जो व्यक्ति एक बार सत्तारूढ़ हो गया उसे शासन में दोबारा रहने का कोई अधिकार नहीं है। यदि वह दोबारा शासन व्यवस्था में रहता है तो यह लोकतंत्र से राजतंत्र की ओर जाने वाला रास्ता हो जाता है, यानी कि लोकतंत्र राजतंत्र में बदलने लगता है। तो एक बार सत्तारूढ़ होने के बाद में व्यक्ति को शासन में रहने का कोई अधिकार नहीं है, तभी प्रजातंत्र सफल हो सकता है। अगर वह बार बार चुनाव लड़ता है, धन बल से, बाहुबल से जीतता है, तो फिर वहाँ प्रजातंत्र न होकर के राजतंत्र ही रहता है। तो पहली शर्त समझ चुके हैं आप। सत्तारूढ़ को प्रत्येक 5वें वर्ष जनता के पास जाना चाहिए, पूछना चाहिए कि क्या वे इस योग्य हैं कि दोबारा चुने जा सकें और जनता के हितों का संरक्षण कर सकें, उनकी सुरक्षा कर सकें। दूसरी जो बात है, जो आवश्यक शर्त है,
सफल प्रजातंत्र के लिए वो है विरोधी पक्ष का होना। सबसे महत्वपूर्ण शर्त है विरोधी पक्ष का होना। विरोधी होगा तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, विरोधी नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। विरोधी ही हमें आगे बढ़ाता है। जहाँ विरोधी नहीं होते हैं वहाँ व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता है, उसकी गति रुक जाती है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ये कहना है कि विरोधी पक्ष का होना बेहद जरूरी है। जहाँ विरोधी पक्ष होता है वहाँ जो सत्तारूढ़ है, सत्तारूढ़ दल या शासन व्यवस्था हथौड़े के नीचे रहती है, अर्थात दबाव में रहती है। क्योंकि सत्तारूढ़ जब भी गलत अनुचित कार्य करेगा तो विरोधी दल उसका विरोध करेगा, जनता को बताएगा, इशारा करेगा, संकेत करेगा कि यह सत्तारूढ़ के द्वारा गलत किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे लोकतंत्र मजबूत होता है, सत्तारूढ़ गलती नहीं करता है। लेखक उदाहरण देता है इंग्लैंड का। इंग्लैंड में व्यवस्था है विरोधी पक्ष का जो स्थान है वो महत्वपूर्ण है। विरोधी पक्ष के नेता के लिए अलग से सरकारी सुविधाएं हैं, उसे वेतन दिया जाता है, सरकारी कर्मचारी दिए जाते हैं, उसका अपना कार्यालय है। क्योंकि वहाँ के लोग, वहाँ की जनता जो है विरोधी पक्ष पर पैसा खर्च करना गलत नहीं समझते हैं। वे जानते हैं कि यदि विरोधी होगा तो सत्तारूढ़ गलत कार्य नहीं करेगा, वह जनता को अवगत कराएगा सत्तारूढ़ दल की गलत नीतियों से, गलत निर्णयों से। इसलिए विरोधी पक्ष का होना बेहद ही जरूरी है। ये दूसरी और महत्वपूर्ण आवश्यक शर्त है। तीसरी बात है, सफल प्रजातंत्र के लिए जो तीसरी महत्वपूर्ण आवश्यक बात है या शर्त है वो है कानून और शासन व्यवस्था की दृष्टि में सभी समान होने चाहिए। अगर कानून और शासन व्यवस्था की दृष्टि में सभी समान नहीं हैं तो वहाँ प्रजातंत्र सफल नहीं हो सकता। वहाँ पर पक्षपात होगा, अन्याय होगा, भेदभाव होगा। इसलिए जो कानून बनाने वाले हैं, कानूनों की पालना कराने वाले हैं, उनको सभी के साथ समान रूप से समान व्यवहार करना चाहिए, चाहे वे किसी भी दल का हो। सभी के साथ समान रूप से समान व्यवहार करना बहुत जरूरी है, अन्यथा अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेखक उदाहरण देता है अमेरिका का। अमेरिका में किसी समय भेदभावपूर्ण नीति को अपनाया जाता था सत्तारूढ़ दल द्वारा। धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गया कि यह विकृत पद्धति है, लोकतंत्र के लिए हानिकारक है, और उन्होंने इस विकृत पद्धति का त्याग कर दिया। वहाँ जो है राजनीतिक कार्यालय को सिविल कार्यालय से बिल्कुल अलग कर दिया गया है। विश्व के कई देशों में, इंग्लैंड हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, वहाँ राजनीतिक कार्यालय और सिविल कार्यालय अलग हैं। यानी कि राजनेता सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों के कार्यों में दखलंदाजी नहीं करते हैं और वे स्थायी रूप से कार्य करते हैं। क्योंकि जब कोई अधिकारी कर्मचारी स्थायी रूप से एक जगह रहकर कार्य करेगा तो निश्चित है लोगों को
न्याय मिलेगा। इसलिए कानून की दृष्टि में सभी समान होने चाहिए, चाहे वो एक आम आदमी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, सभी के साथ समान रूप से व्यवहार होना आवश्यक है। चौथी बात है विधान संबंधी नैतिकता का पालन। जो पक्ष में है, विपक्ष में है, या कोई आम जन है, सभी को विधान संबंधी नैतिकता का पालन करना बेहद जरूरी है। विधान संबंधी नैतिकता के पालन से क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य यह है कि जैसे खेलने से पहले नियम बनाए जाते हैं, उन नियमों का पालन सभी को करना होता है। अगर कोई उनका पालन नहीं करता है तो फिर खेल बिगड़ जाता है। वैसे ही प्रजातंत्र में शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन्होंने नियम कानून बनाए हैं, वे स्वयं भी उन नियमों का, उन कानूनों का पूर्ण जिम्मेदारी और ईमानदारी से पालन करें, तो ही प्रजातंत्र सफल हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो विधान संबंधी नैतिकता का पालन करना अति आवश्यक है। ऐसा नहीं कि हमने तो नियम बनाए हैं, हम तो पालन नहीं करेंगे। आम जन है, वह नियमों का पालन करेगा, विरोधी पक्ष नियम का पालन करेगा, सत्ता पक्ष नियम का पालन नहीं करेगा। ये गलत है, अनुचित है। सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, आम जन हो, सभी को विधान संबंधी नैतिकता का पालन करना जरूरी है। ये सफल प्रजातंत्रवाद के लिए बेहद जरूरी है। लेखक उदाहरण देता है जॉर्ज वाशिंगटन का, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति, जो अमेरिकी जनता के लिए भगवान स्वरूप माना जाता था। वहाँ की जनता ने जॉर्ज वाशिंगटन को चुना, निर्विरोध इन्हें चुना गया। जब 5 साल समाप्त हो गए तो इन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, लेकिन जनता ने इनसे अनुरोध किया, आग्रह किया कि नहीं, आप जो है पुनः जो है चुनाव लड़ें, हम आपको जो है राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन जॉर्ज वाशिंगटन ने मना कर दिया कि हमें विधान संबंधी नैतिकता का पालन करना चाहिए। यदि मैं ही नियमों का पालन नहीं करूँगा तो फिर ये लोकतंत्र के बजाय ये तो राजतंत्र हो जाएगा, वंशवाद हो जाएगा। अगर हर बार मैं ही राष्ट्रपति बनता रहा तो फिर लोकतंत्र कहाँ हुआ? ये तो राजतंत्र हो गया, वंशवाद हो गया। तो जॉर्ज वाशिंगटन मना कर देते हैं, लेकिन जनता के बार बार आग्रह पर वे दोबारा राष्ट्रपति चुने जाते हैं। 5 वर्ष बाद पुनः जनता उनसे आग्रह करती है, लेकिन इस बार वो बिल्कुल मना कर देते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का कहना है कि यदि वो 10 बार भी राष्ट्रपति के लिए खड़े होते, 10 बार जीतते, लेकिन विधान संबंधी नैतिकता का उन्होंने पालन किया, क्योंकि लोकतंत्र में एक व्यक्ति बार बार शासन में रहने का अधिकारी नहीं है। नियम का पालन करना बेहद जरूरी है। दूसरा उदाहरण दिया है 8वें ड्यूक ऑफ विंडसर, इंग्लैंड के शासक का। इंग्लैंड का शासक जो एक सामान्य स्त्री से शादी करना चाहता था, उसे रानी का दर्जा भी नहीं देना चाहता था। इनके प्रधानमंत्री वर्ल्डविन ने इसका विरोध किया। तो लेखक ने जॉर्ज वाशिंगटन और ड्यूक ऑफ विंडसर का उदाहरण देकर के ये बताया
कि यहाँ भी जो है विधान संबंधी नैतिकता का पालन किया, तो हमारे देश में भी विधान संबंधी नैतिकता का पालन सत्तारूढ़ दल को करना चाहिए। उसके बाद पांचवी जो शर्त है वो है बहुमत का अल्पमत पर अत्याचार न हो। बहुमत यानी जो सत्ता में है, अल्पमत जो विपक्ष में है। तो बहुमत का अल्पमत पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि विपक्ष का होना, अल्पमत का होना भी बेहद ज़रूरी है। ये नहीं जो सत्तारूढ़ है वह अल्पमत पर अत्याचार अन्याय कर रहा है, ये अनुचित है, गलत है, लोकतंत्र के लिए ये हानिकारक है। यदि बहुमत अल्पमत पर अत्याचार करता, अन्याय करता है, उनकी बातों को नहीं सुनता है, तो सफल प्रजातंत्र के लिए ये हानिकारक है। छठी और अंतिम जो शर्त है सफल प्रजातंत्र के लिए वो ये है, सार्वजनिक अंतरात्मा का होना बेहद ज़रूरी है। सफल प्रजातंत्रवाद के लिए सार्वजनिक अंतरात्मा का होना बेहद ज़रूरी है। सार्वजनिक अंतरात्मा से क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य यह है कि कहीं भी अत्याचार अन्याय हो तो हमारी या किसी की भी अंतरात्मा विचलित हो जाए, किसी को कोई दुख दे रहा है या दुख हो रहा है तो हमें भी दुख हो, ये है सार्वजनिक अंतरात्मा। यानी किसी के दुख को देखकर हम भी दुखी हो जाए, किसी के ऊपर अत्याचार अन्याय हो रहा है तो हमें पीड़ा हो, हमें दर्द हो, हम उसका विरोध करें, ये है सार्वजनिक अंतरात्मा। तो सफल प्रजातंत्रवाद में सार्वजनिक अंतरात्मा का होना बेहद ज़रूरी है। अत्याचार किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म के लोगों पर हो रहा हो तो हमारा नैतिक दायित्व है कि हम उसका विरोध करें, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, संघर्ष करें, चाहे हमारा उससे हित हो चाहे नहीं हो। लेकिन किसी का अहित हो रहा है, किसी के साथ गलत हो रहा है, अनुचित हो रहा है तो हमें उसका विरोध करना ज़रूरी है। अगर किसी के ऊपर अत्याचार अन्याय होता है और हमारी आत्मा विचलित होती है, दुखी होती है, तो इसे ही कहते हैं हम सार्वजनिक अंतर आत्मा। तो प्रजातंत्रवाद में सार्वजनिक अंतरात्मा का होना बेहद ज़रूरी है। उदाहरण दिया है लेखक ने इंग्लैंड का। इंग्लैंड के यहूदियों पर बहुत अत्याचार अन्याय होता था। इंग्लैंड के ईसाइयों ने यहूदियों का साथ बिल्कुल भी नहीं दिया। अंततः यहूदियों को ही मिलकर संघर्ष करना पड़ा और उन्होंने अत्याचार अन्याय से मुक्ति प्राप्त की। लेखक उदाहरण देता है दक्षिण अफ्रीका का। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद बहुत जोरों पर था। इसके विरुद्ध कई देशों के लोगों ने आवाज़ बुलंद की और वहाँ के लोगों को अत्याचार अन्याय शोषण से मुक्ति दिलाई। गांधी जी भी दक्षिण अफ्रीका गए और वहाँ उन्होंने रंगभेद नीति का विरोध किया। तो ये सार्वजनिक अंतरात्मा है। दुनिया में कहीं भी किसी के ऊपर अत्याचार अन्याय हो रहा हो तो आपको भी विरोध करना जरूरी है। इसे ही हम कहते हैं सार्वजनिक अंतरात्मा। तो ये सारी बातें सफल प्रजातंत्रवाद के लिए होना बेहद ज़रूरी है, तभी जाकर के हमारा जो लोकतंत्र है मजबूत बनेगा, श्रेष्ठ बनेगा, सुदृढ़ बनेगा। आशा करता हूँ आपको ये पाठ अब समझ में आ गया होगा।
तो याद दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ में।